छत्तीसगढ़ के जम्मू और वीरा भाई बहनी का में प्रणाम दे जोहार है। संगवारी हो हम आ गए छत्तीसगढ़ के बालोद जिला के एक छोटे से गांव कनेरी में। जी हाँ, हमारे समाज के और हमारे बालोद जिला के राज के हमारे पेटवा समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिन्हें अपन सरल सहज व्यक्तित्व के माध्यम से हमारे समाज के युवा पीढ़ी और हमारे समाज के अन्य व्यक्ति ला और हमारे समाज के प्रेरणा स्रोत है। तो आप संगवारी हो आप मन के बीच में मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच उपस्थित है परम आदरणीय गुरुदेव श्रद्धेय श्री वीरालाल जी यादव। छत्तीसगढ़ संगवारी हो हमारे नवा छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से मैं हमारे बीच उपस्थित है हमारे पहुना परम आदरणीय गुरुदेव श्रद्धेय वीरालाल यादव जी के मैं सबले पहले हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करें। धन्यवाद धन्यवाद। तो संगवारी हो आप मन जाने की जिज्ञासु रहे और मैं बहुत ही जिज्ञासु रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे बीच उपस्थित है हमारे पहुना पूछना चाहते हैं कि आपके जन्म कब हो और कहाँ हो, आप विस्तार से बताओ हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक श्रोता बन। संगवारी हो वो जन्म 30 मई 1945 में गांव कनेरी में और हमारा पुराना घर बस्ती में भी से कनेरी के वहाँ मोर जन्म हो से और कनेरी गांव के ही निवासी अभी फिलहाल हूँ, परंतु मोर जन्म कनेरी गांव में हो है और 30 मई 1945 के मोर जन्मदिन हो है। दादाजी के जन्म हमारे देश के आजादी से पहले हमारे देश आजाद हो 1947 के लेकिन 2 वर्ष पहले हो 1945 में। तो हम उस टाइम की वो समय देश के वातावरण का है संगवारी हो वो समय के वातावरण चूंकि 1945 के मोर जन्म है और 1947 में जब देश स्वतंत्र हुई वो समय जब मैं एक प्रकार के बालक रहे हूँ, फिर भी से बाद में जब वो उम्र बढ़ते गई तो जानकारी मिलती थी मोर पिताजी से और परिवार मन से यही है कि ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में मालगुजारी कार्यकाल में उकर मन के कारण बहुत परेशान करे। मालगुजार हर समय काम में मतलब अपन खेत खार में ले जाना है, ऐसे मतलब हमारे पिताजी है हमारे दादाजी है ये बताएं। और ब्रिटिश शासन के कार्यकाल में अधिकतर गांव के जनता या देश के जनता पुलिस के माध्यम से सतर्क काम करे, ऐसे जानकारी उनका द्वारा मिला छोटेपन में बताए गए है। बहुत ही सुंदर जानकारी। और हमें पूछना चाहते हैं कि आपके जो बाल्यकाल वो समय के बचपन वो कैसे रही, आप मन बताना चाहो। हाँ संगवारी हो वो बाल्यकाल की अवस्था इतना सुंदर और सुहक हुई से जो कि मतलब स्कूल के पढ़ाई प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई साथ साथ मतलब गांव में हमारे उम्र के लड़का मन के दोस्ती और संगवारी के साथ में खेल जाना और मतलब कहीं भी कुछ भी मतलब खेलना है। रामलीला का बालक अवस्था में नाट्य करना है तो आपस में मतलब रामलीला के पात्र बन जाना और राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और रावण अंगद हनुमान बन के हम अपन आविष्कार में एक रामलीला बाल्यकाल के रामलीला चालू करन। दूसरी बात जैसे ही मान लो जानकारी मिली कि यहाँ कनेरी में शाखा लगा थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, तो बाल स्वयं सेवक के रूप में शाखा में जाना, सुबह शाम शाखा लगे शाखा में जाना और संघ के शाखा में जा करके वहाँ के जो नियम है वहाँ के जो व्यायाम कराना है वो पूरा मतलब मुख्य शिक्षक जैसे मतलब मार्गदर्शन दे उसे संघ सेवक के रूप में शारीरिक रूप से अपन योग वगैरह करके काम करने बाल्यकाल में वो भी बढ़िया अच्छा चले। और अपन कभी भी बड़ी मेला होए तो अपन दोस्त संगवारी बाल्यकाल के अंतर्गत में बड़े मेला भी जाना। दूसरी बात गांव में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो रामलीला के बाद, और दूसरी बात ये भी हो जाए कभी नाचा हो कभी बिहार हो वो भी तक देखे को। तो बाल्यकाल में शौक में वो सब नाचा पार्टी जो हो गाँव में ओला देखे बढ़ जाए आनंद आ जाए, रामलीला हो वहाँ देखा ओला आ जाए। बाल्यकाल में भी मोला रामायण और रामलीला में मोला भरत के योग देवी से भरत के अपन पात्र के रूप में काम कर रहे हो। बाद में तो और जब बड़े हो तब मोला रामलीला में लक्ष्मण के भी मतलब दायित्व मिले से
मैं रामलीला में लक्ष्मण के भी दायित्व पूरा निभाए हूँ। ऐसे मतलब रामलीला में गाँव में बड़ा आनंद से मतलब आज मिले हैं। तो हमारे दोस्त यार उनके सबके साथ मिल करके हम सब पूरा घूमना फिरना, दोस्ती करना, खेल कूद करना, कबड्डी खेलना, गिल्ली गिल्ली डंडा गिल्ली खेलना, खो खो खेलना, ये सब मतलब दिनचर्या चले और मस्त रहा, ठीक रहा। बहुत ही सुंदर अपन बाल कांड बता रहे से हमारे बीच में दादा। आप पूछना चाहते हैं कि आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में कब जुड़े और ये प्रेरित कैसे हुए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि 1940 से ग्राम कनेरी में प्रारंभ और मोर जो जन्म है जो सन 1945 के है, परंतु जैसे मतलब हमारा बाल्यावस्था बढ़त गई वैसे ही संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कनेरी के जो हमारे संचालक रही से माननीय चंदूलाल जी सिन्हा जी, होकर सानिध्य में चूंकि रामलीला में भी जाना, रामायण में भी जाना, रामायण के भी मुख्य ऋषि, रामायण जगह जगह गाँव में सामान भी हो साथ में ले जाए। दूसरा बात रामलीला में भी मतलब पात्र बना दे तो साथ में तो गुरु के रूप में रहा है। वो पूरा पीठ की बाल्यावस्था में कि आप शाखा आए करो हीरालाल यादव जी, और शाखा में मतलब बड़ी मस्त व्यायाम हुई और आपने अच्छा सीखे मिली, ऐसे प्रेरणा दी। तो प्रेरणा से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बाल्यकाल से कनेरी में मैं आपके जैसे आदर्श गुरु कौन, किसको मानो आदर्श गुरु? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टिकोण से मेरा तो आदर्श गुरु स्वर्गीय श्री चंद्रलाल जी सिन्हा है। और बाकी मतलब अध्यात्म की दृष्टिकोण से कहो तो मेरा आदर्श या ज्ञान अध्यात्म की दृष्टिकोण से मुक्तानंद जी, स्वामी मुक्तानंद जी। अब बताना चाहूँ बात आपके धर्म के नाम, हाँ। तो आपकी दृष्टि से धर्म क्या है? धर्म 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 जो है वो भारत की प्राणवायु है। धर्म है वो भारत के प्राणवायु है। तो धर्म को अपने को मानना है और प्राणवायु को चलाना है, तभी राष्ट्र का विकास होगा। धर्म को छोड़ना नहीं। सनातन धर्म हमारे देश का सनातन धर्म हमारे देश का आगे बढ़ाने का है। इसलिए संस्कृति और संस्कार से मिलाकर ही और मनुष्य मिलकर के समाज का होगा, और समाज की जो संस्कृति है और समाज का जो विकास होगा वही राष्ट्र के लिए निर्माण होगा। इसलिए कहा गया कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति मिलाकर के राष्ट्र का निर्माण होता है। तो उसके साथ में धर्म जुड़ा हुआ है और धर्म की पालन करना, अधर्म का काम नहीं करना, हिंसा नहीं होना, अहिंसा परमो धर्म, उस पर पालन करते हुए धर्म को जागृत करके रखना है। धर्म का ध्वजा पताका करना है ताकि देश हमारे हिंदू धर्म का संस्कृति और संस्कार बढ़े और युवा वर्ग भी उसमें आए, मातृत्व शक्ति भी आए, ताकि मतलब हमारी भारत की जो पहचान है, जिन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने जिन्होंने मतलब बनाया, जिन्होंने विदेश में जा करके कहा भाइयों बहनों, ऐसा उन्होंने कहा। और शून्य को उन्होंने मतलब आत्मा में कहा है, हमारा शून्य आपके हर एक इंसान मनुष्य में आत्मा स्वरूपा जो शून्य बसा हुआ है उसी से जीव आत्मा है, वही है। वो जब तक जीवित है उसमें हम जीवित है। जब प्राणवायु जो है शरीर है वो पंचभूत का है, जैसे शरीर छोड़ देता है उसके बाद में जो पंचभूत है वो पंचभूत शरीर है वो मिट्टी हो जाता है। पर जो आत्मा है, आत्मा जो है वो धर्म के साथ है, वो एक जगह में दूसरी जगह प्रवेश करके फिर से पुनः अपना जो भी प्राणी में जो भी जिसमें भी वो जन्म लेते हैं उसमें वो आगे चल करके फिर अपना नया जीवन यापन करता है। ये धर्म का संस्कृति और सम्मान है। आपने नौकरी, जैसे कि आपका तो ये बाल्यकाल से मध्यम काल गुजरा, उसके बाद आप नौकरी में प्रवेश किए, सरकारी नौकरी। तो आप कैसे, आपका शिक्षा कहाँ है और कहाँ तक आप कैसे हुआ, कैसा संघर्ष भरा जीवन में आप नौकरी में प्रवेश किए? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते। मैं पुनः फिर से एक बात दिखाना चाहूंगा, फिर शिक्षा में आऊंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होते हुए जब मैं 8वीं कक्षा का छात्र था, तब उस समय मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण 10 दिनों का रामनिवास धमतरी में किया। उसके बाद 9th क्लास में जाने के बाद में 20 दिन का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रशिक्षण मैंने बिलासपुर में किया।
उसके बाद में जस्ट मैंने 10वीं में पहुंचा तो जबलपुर में 1 महीने 30 दिन का ओबीसी संघ का प्रशिक्षण किया। इस प्रकार से पूर्ण रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक का मुझे उसमें मतलब राष्ट्रभक्त का जो आया है, धर्म प्रतिनिधियों का आया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से आया है। और जहाँ तक मेरी शिक्षा है, मैंने हमारे समय में उस समय में कक्षा 4 बोर्ड परीक्षा होता था, कनेरी में ही कक्षा 4 पास किए। उसके बाद में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बालूग्राम में मिडिल स्कूल था, वहाँ मैंने 8वीं तक पढ़ाई किए। जहाँ वहाँ उसके बाद में हायर सेकेंडरी पढ़ने के लिए धमतरी म्यूनसिपल स्कूल में जा करके 9वीं 10वीं 11वीं वहाँ मैंने हायर सेकेंडरी तक की परीक्षा पास की। फिर उसके बाद में जैसे ही विज्ञापन निकला पंचायत विभाग का, समाज सेवा विभाग का, ग्राम सहायक का, तो हमने आवेदन दिए। रायपुर में मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में मेरा नियुक्ति हुई। तो फर्स्ट नियुक्ति मेरा डोंगरगढ़, उस समय राजनांदगांव जिले में नहीं था, दुर्ग जिला था। दुर्ग जिला के अंतर्गत में डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम भोसरी में मेरा फर्स्ट ग्राम सहायक के पद पर ग्राम पंचायत में नौकरी करने का आदेश मिला। जैसे की भूमिका आपने चाहे सामाजिक स्तर में देखे, चाहे और अन्य जो गतिविधि है धर्म में, तो आप बताना चाहेंगे कि आपकी भूमिका एक पुत्र के अनुसार कैसा होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सर्विस लाइफ में जैसा ही मैंने गया हूँ शासकीय सर्विस में, उस समय भी मैं जिस गांव में मैं रहा हूँ उस गांव के बच्चों का भी किसी प्रकार से संबंध बना करके छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें भी निस्वार्थ भाव से मैंने पढ़ाने का काम किया। निस्वार्थ भाव उन्हीं बच्चों को जो कि मतलब 10वीं तक की प्राइमरी 10वीं मिडिल स्कूल उनको मतलब पढ़ाता था फ्री में, और उनमें आकर्षित होकर के उन लोगों को खेल के मैदान में जाकर खेल खिलाता था। ये भोसरी में मैंने किया। और उसके बाद में उनको धार्मिक क्षेत्र में भी मैंने उन लोगों को मतलब रामायण गीता इसके बारे में बिठा करके उन लोगों को शिक्षा देते थे। और अच्छी संस्कार तो बालक बनना, अच्छे काम करना, माँ बाप का नाम रोशन करना, गांव का नाम रोशन करना, ऐसे मेरे पास संबंध जुड़े, मेरे साथ संबंध जुड़े हुए बच्चों का मैंने आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और उसके बाद उन लोगों को मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जोड़ा और उनको मैं शाखा से लगाया, भोसरी में शाखा लगा कर आगे किया। और जस्ट 1.5 साल के बाद मेरा वहां से चलान था लाल बहादुर नगर कर दिया, क्योंकि वहां के जो ग्राम सहायक था उसका शिकायत हुआ था। शिकायत के कारण से उनको तत्काल वहां उप संचालक महोदय आए थे, शिकायत के आधार से उन्हें अट्रेस कर दिया, तत्काल हाथों हाथ मेरा ट्रांसफर वहां कर दिया। अब मैं एक मजे की बात बताऊंगा तो आप लोग अच्छा लगेगा। क्या अच्छे और सत्य बात है। मेरा ट्रांसफर वहां से 1.5 साल के बाद में लाल बहादुर नगर पाथरी जो डोगरगढ़ ब्लॉक उस समय जून मिला था, वहां ट्रांसफर कर दी। अब वहां ट्रांसफर करने के बाद में मुझे वहां जाना है। गांव में बुनियादी हो गया, यादव साहब का ट्रांसफर हो गया लाल बहादुर नगर, यहाँ से उनको जाना है। तो वो यादव साहब वहां जाएंगे तो वो वहाँ कहाँ के लकड़ी छेना चूल्हा कहाँ जलाएंगे, इसलिए मतलब वहां के सरपंच पटेल ने गांव में कोतवाल के द्वारा बुनियादी करवा दिए। वो यादव साहब रहते हैं, उनके घर के सामने लकड़ी छेना इकट्ठा करो, वो जहाँ जाएंगे वहां उसको ले जाना है, उसके उपयोग करेगा। तो बड़ा मजे का अच्छा लगा। अरे किसी का सहवास होता है तब लकड़ी छेना का मतलब बुनियादी होता है, लेकिन उस गांव में वो बुनियादी हो गया कि लकड़ी छेना ये यादव साहब रुके वहां इकट्ठा करो, और तेरा लकड़ी छेना पूरा इकट्ठा हो गया। और मैं लाल बहादुर नगर 5 दिन जब गया, ये लोग भोसरी वाले अपने गाड़ी बैला में जाकर वहां इकट्ठा रखे। मेरे पास वहाँ खाट नहीं था, भोसरी वाले ने मेरे खाट दिए। और दूसरी बात, मैंने संघ का स्वयंसेवक का वहां का जो शाखा लगाया ना, तो आज भी वहां के भोसरी के लोग भोसरी साथ पा रहे हैं, स्त्री पुरुष महिला नाती बेटा बहू सब मेरे को भैया जी के नाम से आज भी बोलते हैं। रिटायर हो गए तब भी से, उस समय तब भी भैया जी आज भी भैया जी बोलते हैं। वहां से मैंने लाल बहादुर नगर चल दी। लाल बहादुर जाकर के तो बहुत बड़ी बस्ती लाल बहादुर नगर, वहाँ बहुत बड़ी बस्ती वहाँ फिर जा करके ना फिर वहाँ कोई कार्य किया। फिर वहाँ भी हमने संबंध बनाना शुरू किया, समाज को भी जोड़ा। वहाँ यादव समाज बहुत है वहाँ लाल बहादुर।
तीनों वर्ग के यादव समाज है, तीनों वर्ग के समाज करके उस समय 100 की संख्या रहे होंगे, अभी तो 200 हो गए होंगे। और सभी समाज को पूछते थे, सभी सभी के घर पर जाता था, और सबके मतलब पिता भी जाना है, पिता भी जाना, सब पूछते थे भाई जाना, दुख सुख में भी जाता था, और सबको संगठित करके एक करने का काम किया है लाल बहादुर यादव समाज को। कृष्ण भगवान का मैंने मूर्ति रखा है और पूरा सबको बुलाया, सभी, उसमें मतलब ये नहीं एक वर्ग नहीं, सभी वर्ग को बुलाया। और कृष्ण भगवान ने कहो कि हम सब यादव यदुवंशी है, हम एक साथ रहेंगे, हमें कोई अंतर नहीं है, हम माता मनाएंगे तो एक साथ मनाएंगे, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आज इसलिए कृष्ण ने यदि ऐसा चाहते हैं तो कृष्ण भगवान के पूजा पाठ करो और मेरे सामने समझ सकते हो कि हम एक साथ रहें। उनको एक साथ करवाया, एक साथ रह करके माता भी एक साथ होता था, बैठने उठना भी एक साथ होता था, और गांव में एक था। फिर लोगों का देखो, कभी मतलब कभी ग्राम पंचायत का चुनाव होगा और कोई हमारे यादव बंधु यदि कोई मान लो पंच में खड़े होंगे, वोट 10 जाने थे, उनको यादव को पढ़ना चाहिए, यादव को जिताना है, हमको अधिक से अधिक यादव पंच भेजना है। यदि मान लो जनपद में खड़े होता है तो जिताना है, आपको वोट इधर उधर नहीं जाना, ये नहीं देखने को प्रिंसिपालिटी, हमको यादव जिताना है। ऐसा भूमिका निभाएंगे तो हमारा लाल बहादुर का इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, वहाँ यादव की पंचों की संख्या बढ़ जाएगा, उच्चतम बन जाएगा और समाज का विकास होगा, समाज करेंगे। फिर हमने उन लोगों को कहा कि जहाँ गौठान है वहाँ कृष्ण भगवान के मंदिर में बड़े बनाना है, उसके लिए हम भी योगदान करेंगे। सबका योगदान हुआ और वहाँ गौठान में बहुत बड़े कृष्ण भगवान के मंदिर बना है। समाज के भी आगे उठाने काम किया और उसके बाद युवाओं को भी उठाने काम किया, युवाओं को भी खेलकूद में आगे बढ़ाया। वहां भी मैं फुटबॉल खेल नहीं होता था, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड में ही बनवाया, फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी ग्राउंड बनवाया। फिर उन लोगों के लिए ड्रेस लाया खरीद करके रायपुर से, 24 एक ही जर्सी पूरा, और फुटबॉल वॉलीबॉल नेट पूरा फिर खिलाने के शुरू किया। फिर धीरे से कर्मचारी अधिकारी साथ में आए, फिर जान गए यार तो आरएसएस वाला है, वो लोग भी जान गए आरएसएस वाला है। फिर हम लोग खेल कूद खेलते थे मैदान में, उसके बाद में अब शाखा लगाना है, शाखा लगाते थे पूरा, उसमें हर वर्ग थे, उसमें जाति धर्म नहीं था, हर वर्ग थे उसमें, और सब शाखा को प्रभाव दिया आरएसएस का। तो पूरा मतलब उसमें गाँव की युवा वर्ग भी हो गई, तो मतलब वृद्धा लोग भी हो गए, और यहाँ तक कि कर्मचारी हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल जितने भी हो गए, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, कृषि विभाग के हो गए, सब मिल करके हम सब एकजुट होकर के पूरा मतलब संघ के भी काम करते थे और संगठित भी होकर करते थे। और उसके बाद में साथ में लेकर तो पिकनिक भी जाते थे में, और साथ में पूरा काम करते थे। इस प्रकार से वहां भी पूरा 8 साल रहा मैं लाल बहादुर नगर में। लाल बहादुर नगर से मेरा ट्रांसफर डोंगरगढ़ कर दिए, डोंगरगढ़ कर दिए तो लाल बहादुर नगर के जितना जानता है ट्रांसफर अपने की दौड़ धूप पड़ा सभी के लिए दौड़ धूप की है। तो मेरा मन तो जाने का था, मैंने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, वो लोग रोकने का था। देखा 8 साल हो गया, यदि 9वां साल में कोई मान लो कोई गलती मेरे से हो गया तो हो सकता है मेरे 8 साल का जो बना हुआ है वो गड़बड़ हो जाएगा। 8 साल जो बना है ये पूरी बस्ती में, वो तो मेरा फिर खराब हो जाएगा कैरेक्टर। तो मैंने कहा नहीं, मैं उन लोगों को चुपचाप आप लोग करना करते रहे। मैंने कहा मुझको जाना है ट्रांसफर, लिखना नहीं जाना मेरे मन में था। मैंने विधायक के पास वो लोग किए थे रोकवाने के लिए, मैंने विधायक को बोल दिया क्योंकि मेरे को जाना है डोंगरगढ़ में जाऊंगा, मेरे मतलब कौन है यहाँ 8 साल रहना, बस इतना ही काफी। तो मुझे नया क्षेत्र जाना है। फिर मैंने डोंगरगढ़ क्षेत्र में चला गया, वहीं रहते रहते ना डोंगरगढ़ क्षेत्र में फिर माँ माँ बामलेश्वरी मंदिर के संपर्क में आया, वहाँ बामलेश्वरी संपर्क में, वहाँ ट्रस्ट के समितियों के साथ संपर्क में आया, उन लोगों से मेरा संबंध अच्छा हुआ। फिर मुझको वहाँ पहले साधारण सदस्य बनाए बामलेश्वरी ट्रस्ट में, फिर मेरे को 3 साल बाद में आजीवन सदस्य बनाए, फिर मैं वहाँ का आजीवन सदस्य माँ बामलेश्वरी ट्रस्ट डोंगरगढ़ का। आज भी मतलब मेरे पास आते हैं, मैं भरता हूँ मतलब माँ बामलेश्वरी का उसका भी भरता हूँ। वहाँ भी मैं जब था तो बराबर मंदिर में माता जी के दर्शन करने के लिए जाता था और ज्योति वगैरह भी वहाँ जलवाता था। तब पूरे सम्मान पूर्वक ट्रस्ट में अच्छे थे। और डोंगरगढ़ के चाहे वो हमारे सिख भाई सब सरदार भाई हो, कुछ मुसलमान भाई हो, कुछ व्यापारी हो, सबसे मेरा संबंध आता था, सबके ऊपर बैठना मिलता है, अच्छा लगा। वहीं से रहते रहते मैं ऐसा हुआ 1974 में ऑडिटर बन गया। ऑडिटर बनने के बाद में लाल बहादुर ने भी शाखा चलाया, बताए ना, हम ऑडिटर बन गए। ऑडिटर बने के बाद में समय नहीं, दौड़ा जाओ 8 दिन तक के पूरे बिस्तर बन के, मोहला मानपुर जाना है तो कहाँ आ जा सके, आप 10 दिन जाओ, तब फिर इधर से फिर मतलब सामाजिक काम में या आरएसएस में या खेल कूद छूट गया। परंतु वहां भी मतलब जब गए ना क्षेत्र में मोहला मानपुर चौकी डोंगरगांव
उधर भी धीरे धीरे ऐसा संबंध बनाया सरपंचों वगैरह से, तो वो सब जब जहाँ साहब कहाँ यहाँ पीछे पीछे लोग भी आ जाते, बढ़िया पीछे पीछे बैठते थे, बात करते थे, सब सरपंच भी पीछे पीछे आते थे वहां। पूरा क्षेत्र, चाहे मौलामानपुर चौकी हो, चाहे डोंगरगढ़ हो, डोंगरगढ़ को भी ऑडिट किया हूँ, चौकी मौलामानपुर भी ऑडिट किया हूँ, और राजनांदगांव बुला के भी ऑडिट किया हूँ, और इसी प्रकार से मतलब खैरागढ़ का, कवर्धा का, बोरला का, पूरा पूरा मतलब ऑडिट करने का काम किया हूँ। वहां से मेरा ट्रांसफर रायपुर हो गया, रायपुर ट्रांसफर हुआ तो मैं रायपुर चला गया। 24 साल मैं राजनांदगांव जिले में, उसके बाद में 12 साल मैं रायपुर जिले में ऑडिटर रहा, तो वहां भी मैंने अलग अलग क्षेत्र में चैनल का प्रवास किया। तो मैंने अपने जीवन कार्यकाल का जो बताया, क्योंकि मैंने शासन का, गवर्नमेंट का ऑडिटर का पद का वेतन भोगी था, इसलिए मेरा प्रथम कार्य था कि मैं जिन क्षेत्र में जा रहा हूँ, जिसका मत को ऑडिट करना है, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे जनता पंचायत का हो, चाहे मान लो कृषि मंडी का हो, तो ऑडिट करो। ऑडिट करने के बाद में शासकीय काम पूरा हो गया, वेतन मेरा पक गया। अब मैं उसके बाद में आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक होने के नाते मैंने उस क्षेत्र में यह पता लगा था, उस क्षेत्र में हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक कितने हैं, कौन कौन है, शाखा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, राष्ट्र धर्म निभा रहे कि नहीं रहा है, हिंदू धर्म को संगठित करे कि नहीं कर रहे हैं, एकता बना रहे नहीं। ऐसा करके मैंने फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानकारी मिलने पर उनसे घर में जाता था, संपर्क करता था, यहाँ तक कि मैं उनके परिवारों के बीच में जाता था, माताओं से भी मिलता था, बहनों से भी मिलता था, बैठ के बातचीत करता था। बातचीत करने के बाद में उनको जागृत करता था, जागृत करने के बाद में फिर शाखाओं के बारे में बोलता था, संघ के बारे में बोलता था। कभी शाखा नहीं लगे, शाखा लगा, मैं आया हूँ, मैं शाखा में जाऊंगा, मैं प्रार्थना बोलूंगा, ऐसा भी बोलता था। कई कई जगह मैंने संघ का प्रार्थना भी बोला, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंदू भूमि सुगंधित महामंगले पुण्य भूमि कुदरते सतायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग बोलता मैं साधारणता मनोयम। इस प्रकार से मैंने प्रार्थना भी वहां लगाया, ध्वज भी फहराया, ऐसा करते थे। अब जिसको मान लो, किसी को मान लो आपत्ति करना तो करने दो, मेरा क्या करना है, ठीक है। मैंने कोई मान लो कोई राजनीति तो नहीं कर रहा था, इसलिए मतलब संघ का भी काम किया, और किसी ने मेरे को आपत्ति नहीं किया, किसी भी पार्टी के लोगों ने आपत्ति नहीं किया, सब ने अच्छा सम्मान दिया। इस प्रकार फिर उसके बाद में मैं देखा कि अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम हो गया, राष्ट्र काम हो गया, राष्ट्र काम हो गया। अब समाज को भी आगे बढ़ाना है, तब तक देश आगे बढ़ेगा। समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो देश पीछे हो जाएगा। तो समाज के विषय पूछे, क्योंकि समाज, यादव समाज यहाँ कितने लोग हैं, क्या है, कैसा है, उनसे संपर्क करना। वो सरपंच जो ले जाकर बता देते ये है काम, बता देते आपके समाज के हमारे साहब आए तो आप उनसे मिलना चाहते तो विषय बनाए तो बिठाते थे। तो फिर मैं के घर को भी यादव बंधु इकट्ठा हो जाते, बढ़िया ऐसी रहती, तो मैंने इकट्ठा हो जाए, साहब आए खुशी मार जाए, वो बहुत खुशहाली हो। साहब जैसे हम लोग पूछा थे, आवा थे हमारे समाज के साहब, ऐसे करके इतना खुश हो जाए। देखो हमारे गाँव के सरपंच को ऑडिट कर हमारे साहब है, हमारे यादव समाज, ऐसे खुशहाली में महिला पुरुष इकट्ठा हो जाते, सुने मत देखे बात। अब ऊपर बाद में फिर बताते भैया आप हम सब इकट्ठा हो, साथ रहो, सब कुछ रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो, इधर उधर मत जाना, कभी कोई दूसरा समाज के लोग इधर उधर भटकाएंगे नहीं, कुछ मत जाना, आप इकट्ठा रहना। और जब भी कोई चुनाव आए ना तो अपने समाज को जिताना, अपने समाज को जिता करके आगे बढ़ाना, तब नाम होगा। नहीं तो क्या है, सरपंच बन गया, पंच बन गए, उसी गाड़ी पीछे घूमना नहीं। हमारा भी प्रतिनिधि होना चाहिए, सरपंच भी हमारा होना चाहिए, जनपद भी हमारा होना चाहिए, जिला भी अपना होना चाहिए, सरपंच भी अपना होना चाहिए, गर्व से होगा। ऐसा मान लो आप लोग इकट्ठा संकलित रहोगे तो ऐसा भी मिलेगा, तो आपको गर्व लगेगा कि हमारा सरपंच है, हमारा जनपद अध्यक्ष है, हमारा जिला पंचायत है, गर्व होगा। लोग कभी पूछेंगे, कोई मान लो गए कुछ काम से, मान लो शासकीय कार्यालय में जाओगे ना, कभी पूछेंगे आपका क्या नाम है, आप उनके साथ यादव बताओगे, आपका विधायक है तो यादव, अरे यादव काम तो पहले करो, ऐसा होता है, हकीकत बात है। जिला पंचायत, अरे यादव उनके जिला पंचायत अध्यक्ष है या जनपद सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है, हाँ वो शिकायत कर देंगे। तो ऐसा मान लो करोगे तब यादव आप आगे बढ़ोगे। सरपंच चुनोगे तब भी मतलब ठीक है, सरपंच बनेगा तो ग्राम पंचायत में वो यादव समाज का भवन भी बनाएगा, और दूसरे के मान लो जीताओगे तो कहाँ की यादव समाज का भवन बनेगा,
यादव समाज का सरपंच बना, यादव समाज का जनपद अध्यक्ष बना, यादव समाज का जिला बना, तो आपका भवन बनेगा। यादव समाज का भवन बनेगा तो वहां कृष्ण भगवान मूर्ति मंदिर स्थापित करोगे। और दूसरे को मतलब बढ़ावा देते जाओ तो फिर आपको विकास होने वाला नहीं भैया। अब मैं तो आया 2 रुपया सरकारी कर्मचारी ऑडिट किया, वो मिले मिला, उसके बाद दूसरे क्षेत्र को फिर मतलब चले जय श्री कृष्ण कहते हुए जैसे नारा दिन चलते थे वैसे उसको फिर दूसरे क्षेत्र में जाना है, फिर मैं वही काम करूंगा। तो आप लोग इतना बता दिया हूँ, उसके बाद में दूसरा क्षेत्र में जाऊंगा। तो ऐसा प्रकार से मैंने अपना काम करते हुए समाज, हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक और समाज को आगे बढ़ा। भूमिका ग्वाल वंश के लिए आपने गागर में सागर हो। बोलो जय श्री कृष्ण, राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण की जय, गौ माता की जय, यदुवंशी की जय। हम लोग जब तक जगेंगे नहीं, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, हम जब तक के यादव समाज संगठित होंगे नहीं। संगठन में शक्ति है, संगठन में ही शक्ति है। गीता में कहा गया संगे शक्ति कलयुगे, गीता में कहा गया कृष्ण भगवान ने। जब तक हम समाज संगठित नहीं होंगे तो हमारा प्रतिनिधि कौन बनेगा? प्रतिनिधि बनाना जरूरी है, तब तो समाज होगा। तो मेरा पूरे समाज को, यादव समाज को यही सुझाव है, यही मार्गदर्शन है, हम एक साथ रहें, किसी प्रकार के भिन्न भाव की भिन्नता न करें। किसी भी राजनीतिक पार्टी या यादव समाज के फूल डालने का काम करें ना, उसमें बिल्कुल मत जाओ। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अब फूटेंगे तो कटेंगे। इसलिए समाज संगठित हो, कभी भेदभाव मत करना। ये मतलब जरिया है, ये कोसरिया, ये ठेठवान, ये है बिल्कुल ये बनाए हुए बात है। यदुवंशी एक है, आगे चल के रोटी बेटी सब एक होगा। हमने 2008 में रतनपुर से शुरू किए हैं सर्व यादव समाज। 2008 में मैं भी गया था वहां, उसके बाद रायपुर, उसके बाद राजनांदगांव, और उसी समय 2008 में ही रमेश जी को अध्यक्ष बनाने का काम हम लोगों ने किया। सर्व यादव सब सभी इकट्ठा हुए थे रतनपुर में। तो हम जब उस जिला को उठाए हैं, उसके बाद में अभी भी मतलब बालोद जिला का सर्व यादव समाज का संरक्षक हूँ, गुरु तहसील का सर्व यादव समाज का संरक्षक हूँ, गुरु सर्व यादव समाज, गुरु में सर्व यादव समाज के संरक्षक होते हुए भी हमारे निर्देशन और मार्गदर्शन में पूरे यादव समाज एक है, कोई इधर उधर नहीं है। और आज गुरु यादव समाज का आज विकास हो रहा है, और वहाँ सामाजिक भवन है। 10 लाख पैसा वशिष्ठ यादव माध्यम से यहाँ मिला, उसका भवन बने। उसके बाद में सामने 6 मतलब कॉम्प्लेक्स बने, आए साधन है। अभी राकेश यादव जी के माध्यम से 5 लाख पैसा आया है, जिसका बाउंड्री वॉल हुआ है और शौचालय बना है। राकेश यादव जी ने दिया पैसा, किसी के माध्यम दिया, हम तो राकेश यादव जान, वो हमारा इंजन है बालोद जिला का, हमारा पावरफुल इंजन है राकेश यादव। तो उसके साथ में हमारा जो डिब्बा है ना, वो भी स्ट्रांग रहना चाहिए, उसके साथ में चलने के लिए, उसके पीछे भी चलने के लिए, तब समाज आगे बढ़ेगा। देखो राकेश यादव, मैंने बहुत सारी बात मान के काम किया है, मैं बता रहा हूँ। राकेश यादव ने शुरू से मेरे को काकर नहीं बोल रहे हैं। और जब मैं समकालीन मंदिर समिति के जब वो नगर पालिका का अध्यक्ष था, तो मैं गया तो 200 बोरी सीमेंट मतलब बाउंड्री वॉल बना है, जो राकेश यादव ने कमेटी में दिया है, उन्हीं के देन है। दूसरी बात, बालोद के हमारे भवन में इतना गड्ढा था, राकेश यादव बोलने के बाद में पूरे ट्रैक्टर ट्रक मुरम डाल के डलवाया वहाँ, आज बराबर संतान है, उसके कारण राकेश यादव। उसके बाद शौचालय बनाने वाला राकेश यादव है, नगर पालिका अध्यक्ष। उसके बाद में वहां बोर कराने वाला राकेश यादव है। कहा? यादव समाज के भवन। अब देखो इतना किया राकेश यादव समाज के लिए। अब कई क्षेत्र में समाज के सामाजिक भवन दिलवाया है, और समाज को संगठित करने के काम हमारा मतलब घर का खर्च होता है तो होने तो मतलब 5-10 हजार क्या फर्क पड़ता है। ऐसा करके चाहे सरपंच का हो, चाहे जनपद का हो, चाहे जिला का हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, हमको पूरा समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी योगदान करना रहेगा, और विकास तभी होगा, संगठित होगा। इसलिए मैं कहता हूँ तो यादव समाज अपने सागर में गागर का काम करे, और कृष्ण भगवान की वंशज कहे, और जब वक्त जरूरत पड़े तो दर्शन कराने के लिए
पीछे नहीं हटेंगे, हमारे साथ चक्र से है। धन्यवाद। हमने आपका इंटरव्यू लिए हैं। आपका हौसला, ऊर्जा और जो स्मरण शक्ति है, आपका ऊर्जावान, आप इतना वक्ता भी हैं जो हमने देखे हैं वीडियो के माध्यम से। इसलिए हम लोग आपके यहाँ इंटरव्यू आपका यही वक्ता के रूप में देखने के लिए और आपका जो शिक्षा है ग्रहण के लिए आए हैं। तो आप बताना चाहेंगे आपका राज को, ऊर्जावान और स्मरण शक्ति। धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयंसेवक शाखा जाने वाला और नियमित जो सुबह उठना है, बिल्कुल 4-5 बजे सुबह उठ करके मैं अपना और घर का बहुत सारे काम योग के माध्यम से करते रहता हूँ। वो भी मेरा शरीर की ऊर्जा है। दूसरी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में जाने से जहाँ उनके प्रशिक्षण में और अखिल भारतीय अधिकारी, प्रांत अधिकारी को बौद्धिक सुनने से एक प्रकार से इसमें मतलब शरीर में स्फूर्ति और ज्ञान वर्धक होता है, स्मरण शक्ति बढ़ता है। दूसरी बात, मैं किसी प्रकार का ऐसी सेवा नहीं करता जैसा आज के युवा वर्ग वगैरह को देखने में मिलता है। मैं कभी शराब पिया नहीं हूँ, मैं कभी गांजा पिया नहीं, कभी मैं मांस मदिरा खाया नहीं हूँ। मैं सादा जीवन विचार वाला हूँ। बस बहुत जो भी शुद्ध मिलता है वही खाता हूँ। दूसरी बात है, शरीर को अपना बनाने के लिए मात्र सवेरे 10 बजे स्नान ध्यान करने के बाद 2 या 3 रोटी खा लेता हूँ। दोपहर 1:30 से 2 बजे थोड़ा 1 मुठ्ठा चावल खा लेता हूँ। उसके बाद रात में मात्र 2 रोटी खाता हूँ, या किसी दिन नहीं खाता, ऐसी सो जाता हूँ। तो उसको शरीर को संतुलित बनाने का भी काम करता हूँ। मैं ऐसा नहीं करता आज अच्छा बना है तो आज इसको अपना पेट भर पाऊँ, नहीं, ऐसा मैं अपने लिए नहीं करता। कल की बात बता रहा हूँ, कल की बात घर में शाम को खीर बनाए, पूरी बनाए और मंगूरी बनाए और पनीर की सब्जी बनाए शाम को। अब लाए भाई खाने, मैं ना 2 पूरी और 5 मंगोड़ी और फिर 1 कटोरी, बाकी पनीर की सब्जी वापस कर दो और वापस मैं रात में जाना खाऊंगा। तकलीफ तो मेरे को भैया, देने वाले थोड़ी होगा, बनाने में तो तकलीफ तो मेरे को होगा। तो उसको ध्यान में रखता हूँ। शरीर को मतलब अपना संतुलित बना के चलना है, ताकि मैं समाज का उस सेवा कर सकूं, समाज को मार्गदर्शन दे सकूं। तो फिर इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं संतुलित ही भोजन करता हूँ। और मैं तो अपने जीवन में देखो, ऑडिटर पद के आप लोग तो हुआ है, इतना अनुभव नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जब मैं मेरा सूचना जाता था ग्राम पंचायत में, जनपद में ऑडिटर साहब आने वाले हैं, तो वहाँ पे जो अधिकारी लोग पूछते हैं सचिव वगैरह को कि साहब कौन सी वैरायटी का दारू पीते हैं, और मुर्गा खाते हैं, मटन खाते हैं, ये मतलब बता रहा हूँ कि वो व्यवस्था है। तो सचिव लोग और बाबू लोग मतलब स्वाद है, वो लोग जानते थे न खाते हैं न पीते हैं, लेकिन इनका स्वाद साहब का नाम लेकर के हमको खाने पीने को मिलेगा, ऐसा करके व्यवस्था करना दो। और जब मैं जाता था तब वो जाने के बाद में तब पूछते थे, जनपद अध्यक्ष हो गया या सीओ हो गया या सरपंच हो गया या किसी मंडी का मतलब सचिव हो गया, साहब आप क्या क्या लेंगे, क्या वैरायटी। अरे मेरा गुस्सा चढ़ जाता था, किसने बताया वैरायटी, कुछ नहीं, सारी वैरायटी निकाल दो तो लाल कलम से समझ में आ जाएगा, किसने कहा दिया। खाने पीने का सादा जीवन उसका है, मैं सादा ही खाता हूँ। आप हो सके तो सादा भोजन पाएंगे जब कुछ। तो बोले कि ऐसा ऐसा, अरे जो बताया थे तो छोड़ो भैया, ऐसा करना क्या, मैं वैसा नहीं, मैं बिल्कुल सादा खाता हूँ, सादा पानी पीता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोले। आप इस प्रकार की करो ना, तुम ऑडिटर का कलम लाल चलता है, लाल कलम चलेगा तो कोई नहीं निकाल सकता, कलेक्टर भी निकाल सकता। लाल कलम ऑडिटर का लाल कलम चलाने के लिए कलेक्टर लाल कलम नहीं चला सकता, वहां तो ऑडिटर कोई अधिकारी लाल कलम चला रहे, बाकी कोई अधिकारी लाल कलम नहीं चला सकता। लाल कलम चलाने वाला ऑडिटर ही है, और हस्ताक्षर भी करेगा तो लाल ही कलम, ये उनको पहचान है। स्मरण शक्ति को देखते हुए आपके आगे का योजना क्या है, बताना चाहेंगे। धन्यवाद। मैं आगे की क्या, अब तो मेरी उम्र जो है
इधर 81 से आगे बढ़ रहा है, फिर भी जब तक इस शरीर में प्राणवायु रहेगा तब तक मैं युवा वर्गों को, मातृ सती को यही कहूंगा कि आप लोग धर्म पर आस्था रखें, राष्ट्र पर आस्था रखें और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। युवा वर्गों को भी कहूंगा कि आप किसी प्रकार का गलत रास्ता में न जाएं और आप सही शुद्ध शाकाहारी भोजन करें, मांसाहारी मत करें, न गुटखा पान वगैरह इधर मत जाए। और आप हमारे अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए आप हमारे हिंदू समाज में युवा वर्गों के साथ, महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे हमारा बहन हो चाहे बेटी हो, तो आप हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत में अपने माता पिता का बिल्कुल उनका प्रणाम करें, आशीर्वाद लें, दादा दादी का आशीर्वाद लें। और जो भी आपके क्षेत्र में समाज में हो चाहे रिश्तेदारी में जो आपके वरिष्ठ है उनका आशीर्वाद देना हमारी भारतीय संस्कृति है। और उसी प्रकार अपने दिल दिमाग को अच्छा बना के रखने से धार्मिक लाइन में जोड़े, राष्ट्र विचार में जोड़े, मंदिर मंदिर जाए, मंदिर दर्शन करें, गीता का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। और उसी प्रकार अपने समाज में आगे बढ़ाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, पहचान बनाने के लिए आप अपने माता पिता को आगे बढ़ाने के लिए माता पिता का आज्ञा का पालन करें, माता पिता का अच्छा सेवा करें, दादा दादी की अच्छा सेवा करें। इसी प्रकार का उसमें नहीं आना चाहिए। जितना आप सेवा माता पिता का सेवा करेंगे, दादा दादी का सेवा करेंगे, परिवार का सेवा करेंगे, और किसी भी मोहल्ले में यदि कोई वृद्ध है या अपंग है उनकी सेवा करेंगे तो आपका रोल सृजन होगा, आपका ऊर्जा बढ़ेगा, आपका मान सम्मान होगा, ऐसा मैं कहता हूँ। लेकिन आप बिल्कुल ही आज्ञाकारी बन के ही माता पिता का सेवा करें। और उनको इस युग में माता पिता को गुरु माना है, माता पिता को भगवान माना है। माता पिता से बढ़कर कलयुग में कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में माता पिता को और अपने पूर्वज को, दादी दादा को मानो। और अपने जो इष्ट देव जो मानते हैं, या आपके इष्ट देवता होगा, या आपका और कोई घरेलू देवता जिसे आप मानते होंगे, जो आपका हो, जिसे आप पूजा पाठ उनकी सत्याग्रह से सम्मान करें, उनकी पूजा पाठ करें, उसमें आपके आप पीछे न हटे। और उससे आपके इष्ट देव और कुल देवता जिसको मानते हैं उसको मतलब आप सम्मान करो। और जिस प्रकार से आपके पुरखा ने मानते आ रहा है, उस प्रकार से आपके दादी दादी ने मानते आ रहा है, जिस प्रकार से आपको माता पिता मानते आ रहा है, उस प्रकार से आपको आगे बढ़ा करके आपके जो देवता है, क्या देवी देवता है, जो इसको मतलब सम्मान पूर्वक रखें, उनको पूजा पाठ कभी मत करें। और जहाँ भी जिस भी आप अपने मंदिर को जिस भगवान को मानते हैं, लेकिन अपने इष्ट भगवान कृष्ण भगवान को यादव न छोड़े। और युवा वर्ग राम और कृष्ण को तो छोड़ना ही नहीं है, इसको तो मानना ही है। वही हमारी संस्कृति है, वही हमारे देश की धरोहर है, वही हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा को आगे बढ़ाना है। और इसी प्रकार आप हमारी युवा शक्ति से ही देश को आगे बढ़ाना, वही आगे चल के देश को बढ़ाने वाला है, देश को कर्णधार है। युवा शक्ति से ही मतलब देश आगे बढ़ेगा। युवा शक्ति कमजोर होगा, देश कमजोर होगा, तो फिर हमारे देश को फिर बाहरी आक्रमण करेंगे। युवा शक्ति को जागना है, अपने देश को बचाना, अपनी मातृभूमि को बचाना है। ऐसा मातृभूमि जो पवित्र भूमि है, भारत पवित्र भूमि है, इसको आपको समझना है। भारत में जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का बहाव है, जहाँ हिमालय पर्वत है जो कि मतलब मुकुट के रूप में विराजमान है, और जहाँ अयोध्या में भगवान का जन्म हुआ है, राम मंदिर है, मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान है। इस प्रकार से हमारे धर्म स्थल जो बना हुआ है उसका सम्मान करना, और संगठित होकर के युवा वर्ग, चाहे हमारी बेटियां हो, चाहे बेटा हो, चाहे नाती हो, चाहे जो भी हो, तो संगठित होकर के देश को आगे बढ़ाने में अपना समय बिताएं। और संगठित हो, किसी प्रकार का हमें किसी भी प्रकार का, किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी पंथ से हमें किसी प्रकार का उनका विरोध नहीं है। हमें उनका किसी भी पंथ धर्म से विरोध नहीं है। हमें भारत को चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान। जब से मैं 16-17 साल का या 14-15 साल का रहा है, तब भी मैं
कभी भगवान गीता सुनने के लिए मैं चले जाता था, एक डायरी नहीं मिला था, डायरी अभी भी है मेरे पास डायरी। वहाँ जैसे स्वामी उत्तरानंद जी को मैं सुना, एक जो भी उसमें डायरी चलता था, डायरी में अभी भी डायरी था। उसी प्रकार के कोई भागवत कहते थे, वहां मैं जाता था भागवत सुनने के लिए, भागवत से पढ़ता, जो अच्छा लगता था मैं डायरी में लिखने का था। मैं स्टूडेंट लाइफ से हूँ, डायरी डायरी दूसरी न्यूज पेपर, बाद में शुरू हुआ न्यूज पेपर में पढ़ते पढ़ते न्यूज पेपर में अच्छा अच्छा जो समाज के लिए या मेरे खुद के लिए या परिवार के लिए अच्छा कोई लेख है, उस लेख को प्रिंट करके रखो और डायरी मेंटेन करो। ये मैंने बसी मतलब प्रेरणा जो मुझे जो आया है। दूसरी बात, जब मैं संघ का स्वयं सेवक बना, तो जब मतलब प्रशिक्षण में जाना था, प्रशिक्षण में वहाँ जो भी अपना अलग अलग भौतिक देने वाले अलग अलग विषय देते थे, तो डायरी में सब नोट करते थे। आज भी वही चलता पद्धति है कि जिन्होंने मतलब इस विषय में जिनको बोलना है ना, तो संघ में डायरी ले करके वहाँ पूरा लिखते थे और उसको मतलब पढ़ते। मेरे पास यहाँ पूरा डायरी पड़ा हुआ है। ऐसे ही करते करते मेरे को हुआ कि कम से कम जो अच्छी चीज है, जो जीवन में अच्छा लगे, जो समाज के लिए अच्छा लगे, उसको मतलब एकदम सुरक्षित रखो, ताकि अपने जीवन में या हमारे आने वाले पीढ़ी है जो देखेंगे, या हमारे लड़के लोग देखेंगे, या हमारे नाती लोग देखेंगे, तो कहेंगे कि हमारे दादी लोग देखेंगे दादाजी का लेख आज भी है, तो हम आगे बढ़ाएं, या क्या क्या लिखा है उसको देखें, तो अपने परिवार आने वाले पीढ़ी के लिए भी हमारे मार्गदर्शन मिले। ये हमने काम किया, जो अच्छा लगे, जो चिंतन लगे। दूसरी बात, मेरा जो लिखने का पद्धति जो है, शांत समय मतलब प्रातः सुबह 4 बजे, मतलब फ्रेश होने के बाद सुबह 4 बजे, जब कोई नहीं उठा रहता, शोरगुल नहीं होता, तब शांत स्वभाव से मन में आता है कि इसको इस समय इस विषय में लिखना है, ऐसा मन में आता है। उसके बाद मैं कलम पकड़ता हूँ, उसमें मतलब लिखने का धारावाहिक पढ़ते जाता हूँ, फिर मैं लिखते जाता हूँ। और वो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा के काम मन में हो गया कि इस समय मुझको लिखना है, तो मैं लिखता हूँ। उसके बाद में सब बाकी लोग उठ जाते हैं, बहू बेटा सब उठ जाते हैं इधर उधर, फिर मैं लिखाई बंद करता था, ताकि शोरगुल में दिमाग पड़ जाएगा। तो फिर चलो एक पॉइंट पे 1 दिन में लिख लिया, उसको वहीं तक रख दिया। और जितना मन में उस समय कलम पकड़ता हूँ, मन में जितना आता है, मेरे दिमाग में जितना मतलब ईश्वर शक्ति या सरस्वती माँ की शक्ति या हमारे इष्ट भगवान कृष्ण भगवान की शक्ति, जब भी मैं लेख लिखने के लिए पढ़ता हूँ, निश्चित ही मैं अपना मतलब इष्ट भगवान कृष्ण को मैं विनती भी करता हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे, इस विषय में मुझे लिखना है। और अपने कुल देवी का भी याद करता हूँ, अपने पुरखा के भी याद करता हूँ, 2-4 मिनट याद करता हूँ कि मुझे शक्ति स्मरण शक्ति को बढ़ाए, ताकि मैं इस विषय में क्या मन में लिखना मैं लिख सकूँ। इस प्रकार से मैंने लेख काम प्रारंभ संघ का संशोधन प्रशिक्षण संघ से चले आ रहा हूँ। और मैंने संतों का भी प्रवचन सुनना, वहाँ भी मैंने डायरी में किया, और भागवत वगैरह उसमें रखने के काम किया। साथ ही मैं अपनी राष्ट्रीय संघ का जो राष्ट्र बोर्ड है, सशस्त्र राष्ट्र बोर्ड पत्रिका आता है मेरे पास में, उसको भी मैं पढ़ता हूँ। और जो भी है और मतलब पत्रिका वगैरह जो धर्म के संबंधित राज्य के संबंधित मिलता है, उसको अध्ययन करता हूँ, जो अच्छा लगता है उसको अलग डायरी में नोट करता हूँ। बाकी इस प्रकार से मैं पढ़ शक्ति को बढ़ा करके ये लेख करता हूँ, कर लेता हूँ जो अच्छा लगे। और ये इसलिए कि अभी मैं लिख रहा हूँ, आने वाला मेरा जो पीढ़ी है वो देखेंगे तो याद करेंगे। और मुझको कहीं आमंत्रित कर रहे हैं अतिथि कार्यक्रम में, गांव के कार्यक्रम में, संघ के कार्यक्रम में, कहीं भी अब जाना है, समाज के कार्यक्रम मुझे बोलना है, तो मैं एक बार एक विषय क्या बोलना है, मैं समाज में जाना, समाज के बारे में क्या बोलना है, रामधुनी कार्यक्रम जाना, उसमें क्या बोलना है, मानव ज्ञान में जा रहा हूँ, पता नहीं क्या बोलना है। और आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो क्या आरएसएस के कार्यक्रम क्या बोलना है, ये सारी चीज को मतलब स्मरण करके जाता हूँ और उसी विषय में बोलता हूँ। तो अच्छा लगे तो ठीक है, चाहे न्यूज पेपर में दे,
कुटुंब भी कहीं भी चीज में करता हूँ और अपने घर का काम भी लगा देता हूँ। ऐसा मेरी स्मरण शक्ति है। अब लिखने का मुझे इष्ट इष्ट देवता और इष्ट भगवान कृष्ण और सरस्वती माता को